वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 5 यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इसके जितने भी बेसिक्स है पहले उनको एक बार कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 5.1 के अंदर जितने भी सवाल है उनको हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली परिभाषा है बच्चों अभिग्रहित। चलो एक बार देख लेते हैं अभिग्रहित क्या होते हैं। अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात जिन्हें हम अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं। इसका कहने का मतलब है बच्चों अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जो पहले से क्या होते हैं बच्चों सिद्ध किए हुए, यानी वो हमेशा क्या होते हैं सत्य होते हैं। हम उनको टाल नहीं सकते, ना हम उनको गलत बता सकते हैं। जो पहले से ही क्या है बच्चों सिद्ध है। जैसे हम बात करें कि एक दिन में कितने घंटे हैं बच्चों 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब ये पहले से ही सत्य है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन में 24 से कम घंटे होते हैं। तो बच्चों हमें अभिग्रहित कितने हैं वो चीजें देखनी है। इसके 7 कथन है, एक बार उनको देख लेते हैं। अभिग्रहित पहला कहता है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती है। यानी अगर दो वस्तुएं हैं वह अगर किसी तीसरी वस्तु के बराबर है तो आपस में भी क्या होगी बच्चों बराबर होगी। जैसे माना कि A है, ये किसके बराबर है C के बराबर है। इसी प्रकार अगर हमने पास B है वो भी किसके बराबर है C के बराबर है। यानी पहली वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर है, दूसरी वस्तु भी तीसरी वस्तु के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों वस्तुएं क्या होगी बच्चों आपस में एक दूसरे के बराबर भी होगी। यानी अभिग्रहित एक कहता है अगर दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर है तो वो आपस में भी क्या होगी एक दूसरे के बराबर होगी। अगर A C के बराबर है और B भी C के बराबर है, यानी A भी C के बराबर है B भी C के बराबर है, यानी इनकी जो राइट साइड है बच्चों वो दोनों की बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर। चलो कैसे होंगे, A बराबर C है और B बराबर भी क्या है बच्चों C है। तो बच्चों देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है C आ रहा है, यानी A B और C तीनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर A C के बराबर है, अगर B भी C के बराबर है तो A और B दोनों भी आपस में क्या हो गया एक दूसरे के बराबर होगी। चलो दूसरा देखते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा बच्चों उनका बराबर होगा। यानी अगर बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा बच्चों आपस में बराबर होगा। माना कि A किसके बराबर है C के बराबर है, B भी हमने मान लिया किसके बराबर है D के बराबर है। अगर हम इन दोनों को जोड़े यानी A और B को जोड़े, इधर C और D को जोड़े, तो बच्चों दोनों ही आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये X हो गया और ये क्या हो गया अपना Y, यानी X किसके बराबर होगा बच्चों Y के बराबर होगा। यानी A C के बराबर है, B D के बराबर है, क्योंकि बराबर में बराबर है। दोनों ही चीजें क्या है बच्चों अगर बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए तो बराबर भी क्या होगा उनका बराबर ही होगा। यानी उनका जो पूर्ण बनेगा, माना कि A प्लस B को जोड़ा तो X हो गया, C प्लस D को जोड़ा तो Y हो गया। इसका मतलब X और Y आपस में क्या होगा बराबर होगा। तीसरा अभिग्रहित कहता है यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होगा बच्चों बराबर होगा। माना कि A किसके बराबर है C के बराबर है, B भी किसके बराबर है D के बराबर है। तो बच्चों हमें पता है कि हमारा A और B दोनों आपस में बराबर है, तो हम क्या करें A में से B को घटा लें और C में से B D को घटा लें। तो बच्चों अगर हम इनमें से सेम चीज है यानी A C के बराबर था B D के बराबर था, अगर बराबर में से बराबर को घटाया जाए तो भी क्या होगा बच्चों जो इनका शेषफल होगा यानी जो भी बचेगा यानी X किसके बराबर होगा Y के बराबर होगा। चलो आज का चौथा अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो बच्चों माना कि A और B एक रेखा है या रेखाखंड मान लो ये है, अगर मेरे पास इतनी ही लंबाई का दूसरा रेखाखंड है C और D। अगर बच्चों A के ऊपर मैं अगर CD को रख दूं तो अगर नीचे वाली आकृति जो AB के अंदर है वो CD के द्वारा अगर पूरी ढक ली जाती है। चलो बच्चों दूसरा तरीका देखते हैं, अगर अपने पास दो कॉपियां हैं
जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अगर इस कॉपी को मैं इस कॉपी के ऊपर रखूं तो नीचे वाली कॉपी कभी हमें दिखेगी क्या? दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब वो दोनों क्या है? एक दूसरे के समपाती है, यानी ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को बराबर ढक ले। इसका मतलब अगर अपन को नीचे वाली वस्तु दिखाई ना दे और दोनों की लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो तो वो दोनों वस्तुएं क्या होती बच्चों? समपाती होती है। जैसे हमारे पास एक AB रेखाखंड है जिसकी लंबाई माना कि 5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा रेखाखंड है CD, इसकी लंबाई भी कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। यानी अगर AB के ऊपर मैं CD को रख दूं तो क्या होगा बच्चों? जो AB होगा और CD होगा क्या करेगा? CD AB को पूरा ढक लेगा, यानी नीचे वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है? समपाती होंगे। अगर अपने पास AB 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 है, इसका मतलब अगर AB के ऊपर CD को रखा तो बच्चों ये तो A बिंदु हो गया, ये B हो गया। इसी प्रकार A के बराबर C होगा और उसके ऊपर जो बिंदु हमें दिखेगा वो क्या होगा बच्चों? D होगा। चलो अगला देखते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो बच्चों माना कि अपने पास एक सर्किल है, अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं बच्चों, बीच में से काट दिया तो क्या होगा बच्चों? जो इसका पूर्ण होगा वो क्या होगा? इसके जितने भी भाग करूं उनसे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, यानी ये हमारा पूर्ण वृत्त है। अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूं तो बच्चों क्या होगा? जो भी इसका पूर्ण होगा वो क्या होगा? इसके आधे से हमेशा बड़ा होगा, यानी जो वस्तुएं पूर्ण है वो उसके आधे भाग से हमेशा बड़ी होती है। अगला अभिग्रह देखते हैं बच्चों। एक वस्तु के दुगने के बराबर परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तुओं के दुगने, यानी हमारे माना कि हमारे पास एक तो x है, दूसरा क्या है बच्चों? y है। यानी अगर दोनों बराबर है, अगर मैं इनका डबल करूं, दोनों का 2 गुना करूं तो बच्चों 2x और 2y, यानी अगर 2 वस्तुएं बराबर है, अगर उनको दुगना कर दिया जाए तो भी आपस में क्या होगा बच्चों? एक दूसरे के बराबर होगा। यानी 2 वस्तुओं अगर आपस में बराबर है, अगर उनका दुगना या 3 गुना करें तो वो भी क्या होगा बच्चों? परस्पर एक दूसरे के बराबर होगा। चलो अगला अभिग्रहित है। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो बच्चों माना कि अपने पास एक वस्तु तो x है और दूसरी क्या है बच्चों? y है। अगर मैं इसका भी आधा करूं और इसका भी आधा करूं तो मतलब ये x/2 और y/2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के बराबर है, चाहे मैं इनका आधा करूं, चाहे 1/4 करूं, चाहे 1/3 करूं, वो भी आपस में हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। चलो बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं। अभिग्रहित हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा कथन जो पहले से ही सत्य है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये असत्य सिद्ध किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता बच्चों? अभिग्रहित कहलाता है। पहला पढ़ा था कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है और दूसरी वस्तु भी उसी वस्तु के बराबर है तो बच्चों वो आपस में क्या होगी? एक दूसरे के भी बराबर होगी। यदि A C के बराबर है, B भी C के बराबर है तो A और B आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। दूसरा था यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो नया पूर्ण बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा, यानी A C के बराबर है और B D के बराबर है। अगर मैं A B को जोड़ूं और C D को जोड़ूं तो बच्चों जो भी इनसे नई संख्या बनेगी वो भी एक दूसरे के बराबर होगी। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो जो शेषफल आएगा बच्चों वो भी क्या होगा? बराबर, यानी A वस्तु C के बराबर है, B वस्तु D के बराबर है। अगर A में से B को घटाया जाए, C में से D को घटाया जाए तो हमारे पास जो भी नई संख्या बनेगी यानी जो शेषफल आएगा वो भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। चौथा अभिग्रहित कहता है अगर 2 वस्तुएं एक दूसरे के बराबर है तो वो क्या होती बच्चों? समपाती है, तो आपस में भी बराबर होगी। यानी एक वस्तु और दूसरी वस्तु की लंबाई चौड़ाई हर एक चीज एक दूसरे के बराबर है। अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखा जाए तो ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को पूर्ण रूप से ढक लेती है, हमें कभी भी नीचे वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो उसका मतलब बच्चों वो बराबर भी है और एक दूसरे के समपाती है। पांचवा अभिग्रहित कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी बच्चों अगर कोई भी वस्तु पूरी है, अगर मैं उसके आधे भाग से कंपेयर करूं तो बच्चों जो बड़ा भाग होगा वो छोटे भाग से हमेशा
बड़ा होगा। अगला है, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। माना कि एक वस्तु x है और दूसरी y है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर मैं पहली वस्तु का भी 2 गुना करूं और दूसरी वस्तु का भी 2 गुना करूं तो बच्चों जो इनका रिजल्ट आएगा यानी 2x बराबर 2y, ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। सातवां अभिग्रहित कहता है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, यानी एक वस्तु x है और दूसरी क्या है बच्चों, y है। यानी ये दोनों वस्तुएं अगर आपस में बराबर है तो मैं चाहे इनका आधा करूं, चाहे डबल करूं, चाहे 1/3 करूं या 1/4 करूं, वो भी हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। अगली परिभाषा है बच्चों अभिग्रहित 5.1। तो बच्चों ये क्या कहता है, दिए गए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी बच्चों अगर 2 बिंदु है तो उनके बीच में हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों, एक ही रेखा खींची जा सकती है। माना कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो बच्चों इन दोनों में से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा सरल रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। तो बच्चों हमने एक रेखा खींची और ये कौन सी हो गई, दूसरी रेखा, यानी केवल 2 बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणाएं क्या होती है बच्चों, अभिधारणाएं ऐसे कथन होते हैं जो प्रकृति में देखे गए हमारे अनुभवों के अनुसार सत्य मान लिए जाते हैं। तो बच्चों हमने अभिग्रहित में पढ़ा था कि जो पहले से ही अपने आप में सत्य है हम उनको असत्य कभी भी नहीं बता सकते हैं, ना हम उनको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अभिधारणाएं केवल ऐसे ही देख के हमारे जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर हम उनको सत्य मान लेते हैं। लेकिन अभिधारणाएं सत्य भी हो सकती और असत्य भी हो सकती है, यानी कभी हमेशा नहीं कह सकते हैं कि वो 100% सत्य ही होगी, वो कभी कभी असत्य भी हो सकती है। तो ये हमारा बच्चों अभिधारणाएं कहलाती है। चलो पहली अभिधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। माना कि बिंदु एक तो A है और दूसरा क्या है बच्चों B है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं यानी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती। माना कि मेरे पास एक ये बिंदु है और एक ये है, मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको B, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। नोट कर लेना बच्चों, कोई भी 2 बिंदु सदैव एक ही सरल रेखा में होते हैं। तो बच्चों ये हमेशा किस में होंगे, केवल एक और एक ही सरल रेखा में होते हैं। अगला है बच्चों हमारा जो दूसरा है, ये क्या कहता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों ये हमारी एक रेखा है, इसको हम चाहे इधर बढ़ाएं चाहे इधर, इसको हम अनिश्चित रूप से कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। यानी एक शांत रेखा को दोनों तरफ से कितनी भी लंबाई तक आपस में बढ़ाया जा सकता है। आज का तीसरा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी बच्चों एक क्या हो गया, केंद्र है, इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या मानकर एक क्या कर सकते हैं बच्चों, वृत्त खींच सकते हैं। ये तो हमारा क्या कहलाता बच्चों, केंद्र कहलाएगा। और ये वाली जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि एक जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या कहीं पे भी मिलो हमेशा क्या होगी बच्चों, बराबर ही होगी। यानी हम किसी बिंदु को केंद्र मानकर उस त्रिज्या से क्या कर सकते हैं बच्चों, एक वृत्त बना सकते हैं जिसकी दूरी हमेशा केंद्र से एक समान होती है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों हमारे पास अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी अगर हमने कहीं पे भी बॉक्स देखा, इसका मतलब कितने डिग्री का है बच्चों, वो 90 डिग्री का है। चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये भी कितने डिग्री का है, माना कि 90 डिग्री का है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये भी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। यानी अगर समकोण त्रिभुज है तो वो आपस में कैसे भी बनाया जाए, सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी हमेशा क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला है अभिधारणा 5.4 देख ली। अगली है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों भागों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं
अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर दो समकोण का योग दो समकोण से कम होता है। चलो बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों एक तो ये 90 डिग्री और एक ये हमने पढ़ा, ये कितने डिग्री का होगा बच्चों, 180 डिग्री। इसी प्रकार इधर भी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, जिसको हम रेखे की बोलते हैं, वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमें पता चल रहा है बच्चों ये कोण कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो हमें बोला है कि अगर दो समकोण का योग अगर 180 डिग्री से क्या आ जाता है बच्चों, कम आ जाता है, यानी 180 डिग्री से क्या आ जाता है, कम आ जाता है, तो बच्चों क्या होगा, जिधर इनका मान 180 डिग्री से कम होगा तो दोनों रेखाएं उसी ओर क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जिधर इनका मान 180 डिग्री से कम होगा। तो बच्चों एक बार इनका हम नाम भी दे देते हैं। माना कि ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये कोण क्या है, 4 है। तो बच्चों कोण 1 और कोण 2, अगर इनका मान तो कितना है बच्चों, कोण 1 2 नहीं बच्चों, 2 और 4, यानी कोण 2 और कोण 4 का मान अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है और एक कोण 1 और कोण 3 का मान बच्चों 180 डिग्री से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा, जिधर 180 डिग्री से कम होगा वो रेखा उधर ही मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर तो 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये कम है, इसका मतलब हो गया कि ये रेखाएं किधर मिलेगी बच्चों, 180 डिग्री कम है। यानी 1 और 3 को आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेगी। यानी अगर दो कोण दे रखे हैं, यानी सरल रेखाएं हैं, जिधर उनका दो समकोण का योग, समकोण का मतलब 90 डिग्री को जोड़ो, अगर 180 से कम है तो बच्चों हमें पता चल रहा है कोण 1 और 3 को जोड़ो तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, तो इसी साइड में मिलेगी और इधर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगला है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, चलो देख लेते हैं। प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिनकी सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है। यानी बच्चों ऐसे कथन होते हैं जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हमेशा क्या होंगे बच्चों, सत्य होंगे या असत्य होंगे। यानी इनकी जो सत्यता है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों हमें बोला है दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, बिल्कुल हमें पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो बच्चों हम सबसे पहले दो रेखाएं बना लें। दो रेखाएं बना ली हमने, जिसका नाम भी दे देते हैं बच्चों। एक तो हमारी L हो गया और एक क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा M हो जाएगा। तो 5.1 प्रमेय कहती है दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। यानी जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी बच्चों, तो उनका केवल एक और एक ही क्या होगा बच्चों, क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। यानी वो एक दूसरे को केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी। चलो बच्चों इसको सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी प्रमेय दी रखी है हमें क्या बोलना है, तो बच्चों हमें दे रखा है कि L व M दो रेखाएं हैं। क्या बच्चों, L और M क्या है, हमारे पास दो रेखाएं हैं। जब भी हमें प्रमेय दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, हमें दे रखा है L वो M, दो क्या है बच्चों, रेखाएं हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, दिया है के बाद हमेशा लिखा जाता है सिद्ध करना। तो बच्चों सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं। हमें बोला है कि L और M दो रेखाएं हैं, केवल उनका केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। यानी रेखाओं L व M में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो बच्चों
हमेशा क्या होगा, केवल एक और एक ही जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यानी हमारे पास माना कि ओ क्या है, इनका प्रतिच्छेद यानी उभयनिष्ठ बिंदु है, तो एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हमें हमेशा उपपत्ति लिखना है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है लिखेंगे, उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी जो भी उपपत्ति है उसको लिखेंगे। माना कि सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसके दो बिंदु मान लें। माना कि रेखाओं एल व एम में दो पी व क्यू उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या होंगे बच्चों, हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास एक से ज्यादा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हमने माना कि एक तो P दे दिया और एक क्या रख दिया बच्चों, उसका नाम Q रख दिया। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, चूंकि P Q रेखा L पर स्थित है, तो बच्चों P Q रेखा L पर स्थित है, तो बच्चों हम मानेंगे कि P और Q कहाँ पर है, जो हमारी L रेखा है उसके ऊपर स्थित है। तो बच्चों अगला क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि रेखा L बिंदुओं P तथा Q से गुजरती है। तो रेखा L बिंदु P व Q से गुजरती है, क्योंकि बच्चों हमने माना है कि जो L है उसके ऊपर एक तो Q और एक P, दो क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ बिंदु है। इसका मतलब जो L रेखा है वो Q से भी गुजरेगी और P से भी गुजरेगी। इसका मतलब इसी प्रकार हम लिखेंगे, जैसा हमने L के लिए लिखा उसी प्रकार हम किसके लिए लिखेंगे, Q के लिए। इसी प्रकार रेखा M बिंदुओं P तथा Q से गुजरेगी, बिंदुओं P तथा Q से गुजरेगी। क्योंकि बच्चों अगर एक रेखा गुजर रही है तो दूसरी भी गुजरेगी, क्योंकि हमें बताना है कि केवल दो का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो बच्चों 5.1 अभिक्रित हमने पढ़ा था कि केवल दो बिंदुओं को अगर मिलाएं तो केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिख लेते हैं, रेखाएं L व M दो बिंदुओं P व Q से गुजरती है, जो क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था जो अभिग्रहित 5.1 का विरोधाभास है। अभिग्रहित 5.1 का विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, केवल इनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, विरोधाभास है, अतः एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक ही उभयनिष्ठ, ऊपर लिख लेते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। यानी बच्चों हमें सबसे पहले दो रेखाएं बनानी है जहां पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो हमें बताना है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले जब भी प्रमेय की बात आए, हमें सिद्ध करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि L व M दो रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है कि L और M में केवल एक ही क्या होगा बच्चों, उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। उपपत्ति में हमने लिखा कि L और M पर दो बिंदु बना दिए हमने, यानी Q भी उभयनिष्ठ है और P भी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब जो L रेखा है वो Q और P से गुजरेगी। इसी प्रकार अगर M है वो भी Q और P से गुजरेगा। तो बच्चों यही हमने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब P और Q पर L स्थित है, इसी प्रकार Q P और Q पर M भी स्थित है। तो बच्चों 5.1 अभिग्रहित क्या करता है बच्चों कि दो बिंदुओं पर केवल एक ही बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो ये क्या होगा, अभिग्रहित 5.1 का विरोधाभास है, अतः ये कथन क्या होगा बच्चों, हमारा असत्य होगा ही होगा। चलो बच्चों अब 5.1 के जितने भी सवाल है उनको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोला है हमें, निम्नलिखित कथनों में से
कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो हमें बच्चों यहाँ पर सत्य और असत्य कथन को बताना है। पहला बोला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों एक बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा नहीं बच्चों, हम कितनी भी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए अगर दो बिंदु है तो उनके बीच में केवल एक ही सरल रेखा हो सकती है। बच्चों अगर एक बिंदु की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 हम कितनी भी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। कारण भी लिख लेते हैं। कारण क्या होगा, क्योंकि एक बिंदु से, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य यानी बहुत सारी असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इसका मतलब हो गया बच्चों अगर दो बिंदु है तो उनके बीच में तो केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर एक बिंदु है तो उससे हम असंख्य यानी अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं, जो कहां से होकर गुजरनी चाहिए, इसी बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। अगला है बच्चों दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदु है तो उनके बीच में अभी हमने देखा केवल एक और एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा असत्य, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों एक बिंदु से तो अनंत खींची जा सकती है और दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक और एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था अभिधारणा के अंदर। अब ये कोई हमारी रेखा है, इसको हम इधर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम इसको अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सत्य हो जाएगा। कारण लिख लेते हैं, क्योंकि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों अगर कोई रेखा शांत है तो उसको हम किधर भी अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों, हमेशा बराबर होगी। क्योंकि अगर दो वृत्त बराबर है, माना कि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों दूसरा वृत्त भी बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर ही होगी। यानी R1 और R2 दोनों का मान हमेशा क्या होगा बच्चों, एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि उनका जो क्षेत्रफल भी बराबर होगा तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे बच्चों सत्य, क्योंकि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या व क्षेत्रफल भी बराबर होगा। उनकी त्रिज्या व क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि अगर त्रिज्या बराबर है तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा बच्चों, एक दूसरे के बराबर होगा। अगला बोला है 5.9 में यदि AB और PQ, बच्चों ये AB और PQ बराबर है, PQ किसके बराबर है, XY के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो AB है वो XY के बराबर है क्या है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर A B के बराबर है और C भी हमारा B के बराबर है तो बच्चों ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमने अभिग्रहित 1 के अंदर पढ़ा था। अगर A वस्तु किसी अन्य वस्तु के बराबर है और दूसरी वस्तु भी उसी वस्तु के बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे सत्य,
क्योंकि यूक्लिड के अभिग्रहित एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर भी होगी, एक दूसरे के बराबर भी होगी। क्योंकि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर है तो किसी और वस्तु के बराबर भी क्या होगी बच्चों, होगी। अगर A B के बराबर है और C भी B के बराबर है तो A और C भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला है बच्चों समांतर रेखाएं, हमें इनकी परिभाषा बतानी है, यानी निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। समांतर रेखा का मतलब बच्चों, अगर मैंने एक रेखा बना दी, एक दूसरी रेखा और बना दी, तो बच्चों इसका नाम दे दिया मैंने AB, इसका नाम दे दिया मैंने CD। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर सभी जगह एक समान हो तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। यानी अगर इन रेखाओं को आगे किसी भी तरफ बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है। तो हम लिखेंगे दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। यानी ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर बच्चों ये रेखाएं ऐसे होती, यानी ये क्या हो जाता है, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता, लेकिन समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। लंब रेखाएं, यानी बच्चों अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, अगर दो रेखाएं हैं, एक रेखा दूसरे के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 90 डिग्री का, इसका मतलब वो क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है। तो बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती है, तो लंब रेखाएं कहलाती है। तो बच्चों अगर एक रेखा ऐसा है, दूसरी रेखा उसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, तो क्या कहलाती है बच्चों, वो लंब रेखाएं कहलाती है। रेखाखंड की परिभाषा बच्चों, अगर दो बिंदु है अगर उनको मिला दें तो वो क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड कहलाता है। यानी वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं, यानी दोनों सिरे बिंदु होते हैं, क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। यानी बच्चों अगर हम समझे, अगर मैंने एक बिंदु बनाया तो ये बिंदु कहलाएगा, अगर मैंने दो बिंदु बनाया और इन दोनों को मिला दिया तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। यानी दोनों तरफ बिंदु होंगे। अगर कोई रेखाखंड है उसके एक तरफ तीर का चिन्ह है तो बच्चों वो हमारी किरण कहलाती है। अगर कोई रेखाखंड के दोनों तरफ तीर के चिन्ह है तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, रेखा कहलाती है। अगर दो रेखाएं के बीच की दूरी बराबर हो तो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद करें तो वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं
कहलाती है। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अगली परिभाषा है वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जो क्या होता है, एक रेखाखंड होता है। तो बच्चों माना कि ये अपना वृत्त है, ये हमारा केंद्र हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु तो ये है, ये कि इसकी परिधि पे बिंदु बना लें। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या कहलाती है बच्चों? वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया, वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड, खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यानी बच्चों अगर हमने एक वृत्त बनाया और उसके केंद्र से अगर एक सीधी रेखा खींचे तो बच्चों वो क्या होगी? उसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। वर्ग का मतलब बच्चों ऐसा आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं क्या हो बच्चों? आपस में बराबर हो। माना कि ये वृत्त है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, तो क्या कहलाता बच्चों? वो चतुर्भुज है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। और हर एक कोण का मान कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण और सभी कोण क्या हो बच्चों? और सभी कोण क्या हो? समकोण हो, यानी 90 डिग्री के हो। सभी कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। तो बच्चों जिसके सारे कोण 90 डिग्री के होंगे और सारी भुजाएं क्या होगी बच्चों? एक दूसरे के बराबर होगी, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? समकोण त्रिभुज यानी वर्ग कहलाता है। अगला है नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो पहला बोला है दो भिन्न बिंदुओं यानी ए और बी है, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान हो जो ए और बी के बीच में स्थित हो। तो बच्चों दो बिंदु तो दे रखे हैं कि ए और बी हो, लेकिन ये नहीं बोला है कि वो कहाँ पर होगा। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि वो इनके बीच में भी हो, वो इसके इधर भी हो सकता है, यानी कहीं पे भी हो सकता है। तो बच्चों हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है बच्चों? एक अपरिभाषित कथन है। तो दी गई दोनों अभिधारणाओं में दी गई दोनों अभिधारणाओं में कई शब्द अपरिभाषित है, कई शब्द अपरिभाषित है। जैसे बिंदु सी का बिंदुओं ए व बी के मध्य स्थित होना, यानी बच्चों ये तो बोला है कि ए और बी के बीच में सी है, लेकिन ये नहीं बोला है कि ये इनके बिल्कुल बीच में ही होगा। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। लेकिन बच्चों पहला वाला तो बोल रहा है बीच में होना चाहिए, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि वो इसके बीच में नहीं है। यानी जो दूसरा कथन है पहले का क्या है? विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे नहीं, ये अभिधारणाएं विरोधी है, नहीं ये अभिधारणाएं क्या है बच्चों? एक दूसरे के विरोधी है, अभिधारणाएं विरोधी है, क्योंकि एक तो बोल रहा है बीच में होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि वो उस रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो बच्चों इसके अंदर तीसरी चीज और पूछी है हमें कि क्या निष्कर्ष निकलता है? तो बच्चों हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला सवाल है बच्चों, तो बच्चों हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लिया। हमें बोला है दो बिंदुओं ए और बी के बीच में ऐसा सी है जो क्या करेगा बच्चों? ए सी और बी सी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। सबसे पहले ए और बी दो बिंदु है, इनके बीच में सी ऐसा बिंदु है जो क्या है बच्चों? ए सी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है, यानी सी क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा। तो हमें बताना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं।
यानी दिया है, क्या दिया है हमें बोला है कि AC आपस में किसके बराबर है बच्चों, BC के बराबर है। दूसरा हमें सिद्ध करना है, चलो वो लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, हमें बोला है कि AC है वो 1/2 AB है, यानी जो AC होगा वो AB का आधा होगा। चलो इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो बच्चों उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, AC बराबर BC दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, AC बराबर BC दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों में अगर AC जोड़ दें, क्योंकि हमें जो भी सिद्ध करना है उसमें AC दे रखा है। तो बच्चों दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, तो बच्चों हमने एक अभिग्रहित 2 पढ़ा था जिसके अंदर हमें बोला था कि अगर हम दो वस्तुएं आपस में बराबर है, यानी AB B के बराबर है और CB किसके बराबर है, D के, अगर बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो बच्चों उनका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो बच्चों अगर हम सेम चीज दोनों तरफ जोड़ें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी AC में भी हमने AC जोड़ दिया और इधर BC में भी हमने AC जोड़ दिया। AC मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 AC हो जाएगा। BC और AC मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा AB हो जाएगा। 2 अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में, और ये क्या हो जाएगा, AB का 1/2 हो जाएगा। यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। बच्चों एक बार वापस समझ लो, हमें बोला है कि ये जो 2 बिंदु है A और B, इनके बीच में कोई बिंदु C है। फिर बोला है कि ये जो AB है वो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हमें बोला है कि ये जो AC है, ये जो पूरा AB है, इसका 1/2 होता है। तो दिया क्या था, AC बराबर BC। सिद्ध क्या करना है, AC बराबर 1/2 AB उपपत्ति, यानी जो हमें ये लिख देंगे बच्चों, हमें दिया है, क्या दिया है, AC बराबर BC। अगर मैं AC दोनों तरफ जोड़ूं, यानी अभिग्रहित 2 कहता है कि बच्चों अगर बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो क्या होगा बच्चों, जो उनका रिजल्ट होगा वो भी आपस में बराबर होगा। यानी दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। तो बच्चों AC मिलके 2 AC हो जाएगा, और बच्चों ये जो BC और CA मिलके क्या बनेगा, पूरा AB बन जाएगा। तो 2 और AC गुणा में है तो 2 किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में, यानी AC बराबर 1/2 BC हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से हमें 5 को भी क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। इसके अंदर हमें बोला है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी बच्चों हमारे पास एक रेखाखंड है AB, इसका मध्य बिंदु क्या दे रखा है, हमें C दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि रेखाखंड का केवल एक और एक ही क्या होगा बच्चों, मध्य बिंदु होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम एक बिंदु और बना लें जिसका नाम हम D दे देते हैं। हमें बच्चों जब भी सिद्ध करना हो हम उसका उल्टा ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक ही मध्य बिंदु बताना है, लेकिन हम इसके कितने मध्य बिंदु लेंगे बच्चों, 2 लेंगे। चलो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे, माना AB के 2 मध्य बिंदु है, माना AB के 2 मध्य बिंदु C व D है, मध्य बिंदु C व D है। तो बच्चों जो सिद्ध करना है उसका उल्टा ही मान के चलना है। फिर लिखेंगे बच्चों, चूंकि CAB का मध्य बिंदु, CAB का मध्य बिंदु है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने देखा था कि AC क्या होगा, जो भी पूरा है यानी AB है उसका क्या होगा, 1/2 होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं चूंकि, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगला हम लिखेंगे, चूंकि D AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अगला हमारा हो जाएगा कि ये जो AD है ये भी क्या होगा, AD बराबर 1/2 AB हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों AC है वो 1/2 AB है, इसी प्रकार जो AD होगा वो भी पूरे का 1/2 होगा। अब हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों,
AC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों, अगर हमने बोला है कि AC बराबर 1/2 AB है, AD बराबर भी 1/2 AB है, यानी इनका जो राइट वाला भाग बराबर है। अभिग्रहित एक क्या कहता है कि एक वस्तु दूसरे के बराबर है और तीसरी भी दूसरे के बराबर है, तो वो आपस में क्या होगी बच्चों, एक दूसरे के भी बराबर होगी। यानी किससे होगा बच्चों, अभिग्रहित एक से। अभिग्रहित एक से क्या होगा, एक अगर दूसरे के बराबर है और तीसरी भी दूसरे के बराबर है, तो आपस में भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये दोनों क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के ऊपर होंगे। यानी हम लिखेंगे CD क्या है बच्चों, समपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर है। तो बच्चों क्या होगा, C और D एक ही जगह होगा, तो AB का केवल हम लिखेंगे, AB का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, एक ही मध्य बिंदु होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें बोला है आकृति 5.10 में यदि AC और BD, तो बच्चों ये जो AC और ये जो BD है, ये BD है, ये आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमें बताना है कि ये जो AB है वो CD के बराबर होगा। चलो बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है वो लिख लो। हमें दिया है कि AC और BD आपस में क्या है बच्चों, एक दूसरे के बराबर है, यानी AC हमें BD के बराबर दिया है। दूसरा है बच्चों सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि ये जो AB है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, CD के बराबर होना चाहिए। चलो उपपत्ति की बात करें, क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें दिया है कि AC और BD आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमने अभिग्रहित 3 में पढ़ा था, अगर इन दोनों में से हम क्या करें बच्चों, ये जो कॉमन भाग है यानी जो BC है, अगर हम दोनों में से घटा दें तो बच्चों हमें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे बच्चों, BC दोनों पक्षों में घटाने पर, दोनों पक्षों में घटाने पर क्या हो जाएगा, AC में से भी BC घटा दो और BD में से भी BC को घटा दो। तो बच्चों ये जो पूरा AC है, अगर इसमें से BC को हटा दो तो क्या मिल जाएगा बच्चों, AB मिल जाएगा। जो पूरा हमारा BD है उसमें से BC को घटा दो तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, CD मिलेगा। अभिग्रहित एक बच्चों ये क्या था, अभिग्रहित 3 था, तो हमें बोला था अगर बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो उनका जो शेषफल होगा वो भी क्या होगा बच्चों, आपस में बराबर होगा। यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव्ड, यानी यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है बच्चों, आज का अंतिम सवाल है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो हमें प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो बच्चों हमें पता है अभिग्रहित 5 क्या बोलता है, जो पूर्ण होगा वो अपने आधे से हमेशा क्या होगा बच्चों, बड़ा ही होगा। तो अभिग्रहित 5, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, पूर्ण सदैव, पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है, अंश से बड़ा होता है। उपरोक्त अभिग्रहित हर क्षेत्र में सत्य है, हर क्षेत्र में क्या है बच्चों, सत्य है। क्योंकि जो भी पूर्ण होता है वो अपने क्या होगा बच्चों, जो हमारा अंश है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। अतः इसे सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है, सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 5 को बड़ी आसानी से, जितने भी इसके बेसिक्स है उनकी सहायता से पूरा समझ लिया है। ये एग्जाम की दृष्टि से 8 नंबर की है। तो बच्चों अर्धवार्षिक के लिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको इसके अभिग्रहित और अभिधारणाएं अच्छे से पता है तो आप इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।